जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम हाइपर थायरॉइडिज्म टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हाइपर थायरॉइडिज्म टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप लोग क्या कर सकते हो, पहले थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड इट्स फंक्शन का वीडियो अपलोडेड है, पहले वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पहले वो चेक कर लो, वहां से पढ़ लो पर्टिकुलर, फिर आपको हाइपर थायरॉइडिज्म जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, एंडोक्राइनोलॉजी का ये टॉपिक है, ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में मैं आपको क्या बताने वाला हूं आज की क्लास में कि हाइपरथायरॉयडिज्म है क्या। ठीक है, और फिर डिस्कस करेंगे लास्ट के अंदर थायराइड क्राइसिस क्या है, क्योंकि ये थायराइड क्राइसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड स्टोम, ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है। तो ये पॉइंट सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे, लास्ट तक लेक्चर के अंदर बने रहे। अच्छा, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कैसे होता है, नॉर्मल पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है। तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जस्ट फोकस। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं अपन टीआरएच। टीआरएच कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। अच्छा, टीआरएच की अगर अपन बात करें, इसको बोलते हैं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन अपन बोलते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलता है। और ये पर्टिकुलर हार्मोन जो है, ये क्या कार्यक्रम करता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। उस हार्मोन को अपन बोलते हैं टीएसएच। क्या बोलते हैं? टीएसएच। बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करिए, टीएसएच जो है ये किसके ऊपर काम करता है? ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है। कहाँ काम करता है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही एक्ट करता है। और थायराइड ग्लैंड में भी पर्टिकुलर कौन सी सेल? फोलिकुलर सेल। कौन सी सेल? फोलिकुलर सेल्स। उन फोलिकुलर सेल्स के ऊपर पर्टिकुलर काम करता है। और वहां पे काम करने के बाद ये क्या करता है? ये थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है। बोले तो T3 T4 इन हार्मोन का सिंथेसिस करता है। तो थायराइड हार्मोन्स अपन इनको बोलते हैं। दैट इज T3 एंड T4 हार्मोन्स आर नोन एज थायराइड हार्मोन्स। तो ध्यान देना। तो भाई ये टीआरएच से, टीआरएच थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इसने सिक्रीशन किया। वो जो टीएसएच है वो T3 T4 का प्रोडक्शन करता है, कहां से? फोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन अपन ने लिख रखी है, इसमें क्या होता है? तो पॉइंट सुनना, इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट, हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगी। मतलब जो थायराइड ग्लैंड है इसकी हाइपर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और इस हाइपर एक्टिविटी के कारण, थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी के कारण आप लोगों को जो थायराइड हार्मोन्स का इनका हाइपर सिक्रीशन देखने को मिलेगा। तो पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसकी हाइपर एक्टिविटी देखने को मिली, इसकी थायराइड ग्लैंड की, इसके कारण क्या देखने को मिलेगा? हाइपर सिक्रीशन देखने को मिलेगा। हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ये आपको नजर आएगा। अच्छा, ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स अगर देखने को मिल रहा होगा, तो पर्टिकुलरली कुछ कंडीशंस आप लोगों को क्रिएट होती हुई नजर आएंगी बॉडी के अंदर। जैसे जो इसका थायराइड हार्मोन का जो फंक्शन था, वो एक्सेस के अंदर फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फंक्शन का लेक्चर अपलोडेड है, आप वहां से पर्टिकुलर देख सकते हो। मेन मेन मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या चीज पर्टिकुलर ये करेगा। पहला पॉइंट, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन करेगा। किसका स्टिमुलेशन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन करेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहेगा। बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन, बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन डिस्कस कर सकते हैं, तो ये जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज कर देता है? जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और जीआई मोटिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो उस कंडीशन के अंदर आपको पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हुए नजर आएंगे। आ रही बात समझ में? और जीआई मोटिलिटी अगर इनके कारण इंक्रीज हो रही है थायराइड हार्मोन्स के कारण, तो ध्यान देना, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर आपको डायरिया नजर आएगा। क्या नजर आएगा? डायरिया। एज ए साइन एंड सिम्टम आपको डायरिया देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा ये डायरिया? क्योंकि जीआई मोटिलिटी हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण आपको देखने को मिल रही है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी अगर इंक्रीज हो गई है, तो इससे रिलेटेड भी साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर अपन डिस्कस करना चाहें, क्या पहला पॉइंट, जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट वो आपको बढ़ी हुई देखने को मिलती है। और हार्ट रेट इंक्रीज जो होती है उसको अपन टेकीकार्डिया नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो साथ के अंदर आपको पाल्पिटेशंस नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? पाल्पिटेशन। चलो भाई, पाल्पिटेशंस को अपन एक बार डिस्क्राइब करते हैं।
पाल्पिटेशंस का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ अबाउट द चेंजेस इन द हार्ट रेट। हार्ट रेट के अंदर चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं उससे रिलेटेड पर्टिकुलर पर्सन में अगर अवेयरनेस हो तो उसको अपन पाल्पिटेशंस बोलेंगे। बोले तो कंप्लेन करेगा कि मैं ऐसे हाथ पकड़ के देखता हूँ तो भाई साहब ऐसे बहुत तेज तेज पर्टिकुलर दिखाई देता है, मेरे को पता चलता है, पाल्पेट पाल्पेट होता है, तेज तेज हो रहा है, तो वो अवेयर है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशंस अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी अगर बढ़ गई तो हाइपरटेंशन की कंडीशन आप लोगों को नजर आ सकती है। और हाइपरटेंशन की कंडीशन के साथ में अगर अपन ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो मेनली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस कंडीशन के अंदर इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर करता रहे, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट हो रहा है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो एक पॉइंट आप ध्यान रखना, तो स्वेट ग्लैंड्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। कौन सी ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। उन स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है। किसको स्टिमुलेट कर देता है? स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है। और अगर स्वेट ग्लैंड्स को अगर ये स्टिमुलेट कर देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? एक्सेस के अंदर स्वेट का सिक्रीशन देखने को मिलेगा। और एक्सेस में अगर स्वेट का सिक्रीशन देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को अपन डायाफोरेसिस नाम से अपन जानते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग आपको देखने को मिलेगी, दैट इज नोन एज डायाफोरेसिस। और अगर डाइफोरेसिस आपको नजर आ रहा है, अगर ये स्किन जो है पर्टिकुलर कैसी नजर आ रही, पसीना ही पसीना आपको देखने को मिल रहा है इधर, तो इस कंडीशन के अंदर जो स्किन आपको देखने को मिलेगी वो मॉइस्ट स्किन होगी। कैसी स्किन होगी? मॉइस्ट स्किन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो मॉइस्ट स्किन आपको नजर आ सकती है। और क्योंकि थायराइड हार्मोन्स कैलोरीजेनिक इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होता है कैलोरीजेनिक इफेक्ट? ये अपन ने लेक्चर अपलोड कर लिया है, पहले पर्टिकुलर देख सकते हो आप। तो कैलोरोजेनिक इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं थायराइड हार्मोन्स। तो कैलोरोजेनिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। और हीट रिलीज होगी तो पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा टेम्परेचर जो देखने को मिलेगा बॉडी का वो एलिवेटेड देखने को मिलेगा। तो मॉइस्ट स्किन के साथ में टेम्परेचर एलिवेटेड आपको देखने को मिलता है, तो स्किन जो आपको देखने को मिलती है अपन बोलते हैं मॉइस्ट स्किन हो गई, और वार्म स्किन आपको देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे अपन डिस्कस करते चलेंगे इसके अंदर। अब अपन इसके अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपरथायरॉयडिज्म की ईटियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म की ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी बोले तो कोज डिस्कस कर रहे हैं। कोज किसके? हाइपरथायरॉयडिज्म के कोज अपन डिस्कस कर रहे हैं। करें स्टार्ट। अच्छा, तो कोज की अगर बात करें तो अपन कैसे इसको याद रखेंगे भाई? कोज को याद रखना, हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड से रिलेटेड पर्टिकुलर, तो 7T याद रखना। क्या ध्यान रखना? 7T आपको याद रखना है। 7T है, अगर वो टी अगर याद रख लेते हो आप लोग तो आपके कोज पूरे हो जाएंगे। अच्छा, क्या क्या? पहला पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टॉक्सिक टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर, पहला टी ध्यान रखना, टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर जो है, सर ये क्या लिख दिया टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर, तो पहली बार सुना है। टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर को एक नाम से और अपन जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं ऑल्सो नोन एज ग्रेव्स डिजीज। किस नाम से जानते हैं? ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं। हाँ सर, ग्रेव्स डिजीज तो सुनी थी, तो ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेव्स डिजीज की अगर बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये जो होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज कैसी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज से हम क्या समझते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होगा खुद की पर्टिकुलर जो एंटीबॉडीज जो हैं वो पर्टिकुलर बन गई हैं और उसने अपनी बॉडी की सेल्स को एंटीजन समझ लिया और उसके ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया है। तो इसको अपन ऑटो इम्यून डिजीज अपन बोलते हैं। अरे बात समझ, मतलब खुद की जो इम्यूनिटी है वो अपनी सेल्स को एंटीजन मान के क्या कर दे? अटैक कर दे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज जो होती है ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। नेक्स्ट विशेष बात अगर करें तो अननोन ईटियोलॉजी की होती है। अननोन ईटियोलॉजी, अननोन ईटियोलॉजी की आपको देखने को मिलती है, अननोन ईटियोलॉजी। पर अपन कंसिडर करते हैं इसके अंदर ग्रेव्स डिजीज के अंदर, ध्यानपूर्वक बात सुनना, कि पर्टिकुलर क्या चीज? थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटी थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी बोल दो या थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन बोल दो, इनका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। किसका प्रोडक्शन? इनका प्रोडक्शन। अपन ये मान के चल रहे हैं, देखो वैसे तो ईटियोलॉजी अननोन है, वी आर नॉट क्लैरिफाइड, लेकिन अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं
कि थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, उनका प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। और ये पर्टिकुलर जो प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जो आपके ये जो आई बॉल पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, आई बॉल, इसके पीछे की तरफ पर्टिकुलर आप लोगों को एक इम्यून रिएक्शन डेवलप करवाएगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिएक्शन, रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिएक्शन बिहाइंड आई बॉल, आई बॉल के पीछे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो इम्यून रिएक्शन इस कंडीशन के अंदर डेवलप होती है, ये इम्यून रिएक्शन ध्यान रखना, ये इम्यून रिएक्शन, इस इम्यून रिएक्शन का अगर अपन डिस्कशन करें तो ये साइटोकाइन मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन होती है, साइटोकाइन मीडिएटेड रिएक्शन होती है, साइटोकाइन मीडिएटेड रिएक्शन या साइटोकाइन मीडिएटेड इंफ्लामेटरी रिएक्शन आप लोग बोल सकते हो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, साइटोकाइन मीडिएटेड, साइटोकाइन इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं। अब ये अगर साइटोकाइन सिक्रीट हो रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर कर क्या रहे होंगे, सुनना ध्यानपूर्वक बात, वहां पर पर्टिकुलर बोले तो बिहाइंड द आई बॉल वहां पर पर्टिकुलर फाइब्रोसिस कर देंगे, क्या कर देंगे, वहां पर फाइब्रोसिस कर देंगे, फाइब्रोटिक टिश्यूज डिपॉजिट हो जाएंगे उस एरिया के अंदर। और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात अपन करें इस कंडीशन के अंदर, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके अंदर फाइब्रोसिस के साथ पेरी ऑर्बिटल एडिमा आपको डेवलप होता हुआ नजर आएगा, क्या नजर आएगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी इस पर्टिकुलर कंडीशन में डेवलप हो जाता है। तो आई बॉल जब आप पर्टिकुलर देखते हो, आई बॉल के पीछे की तरफ ये चीज नजर आएंगी, फाइब्रोसिस, फाइब्रोटिक टिश्यूज इस एरिया के अंदर, ये साइटोकाइंस मीडिएटेड रिएक्शन के कारण डेवलप हो गई है। बाकी पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी आपको पीछे की तरफ नजर आता है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जब ग्रेव्स डिजीज का जो पेशेंट आप लोग देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके कारण ध्यानपूर्वक बात सुनना, होता क्या है उस पर्टिकुलर पेशेंट में, उस कंडीशन के अंदर एक्जोप्थोल्मस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। किसकी कंडीशन, एक्जो एक्जोप्थोल्मस। अब एक्जोप्थोल्मस का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, दैट इज द प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, दैट इज द प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल। तो एक्जोप्थोल्मस का मतलब होता है प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल। तो प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल आपको नजर आता है। प्रोट्रूजन का मतलब क्या होता है, आपको लगेगा कि जो आईबॉल, जो ये आंख जो है, वैसे तो नॉर्मल पर्सन में धसी हुई रहती है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड होती है, मतलब आंख जो है बाहर की तरफ ऐसे आ गई है, लटकती हुई ऐसे, ऐसे आप लोगों को नजर आएगा एक्जोप्थोल्मस में। क्यों हो रहा है, क्योंकि फाइब्रोटिक टिश्यूज पेरी ऑर्बिटल एडिमा इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो आप लोग इसके अंदर और पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, उसका भी कंप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है जो कॉम्प्लिकेशन, क्या, जो ऑप्टिक नर्व होती है उसका कंप्रेशन आपको नजर आ सकता है जो कॉम्प्लिकेशन इस कंडीशन के अंदर। तो दिखाई देने में भी आप लोगों को समस्याएं देखने को मिलेगी, ये पॉइंट भी आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या। अच्छा, कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है यहाँ पर, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। एक तो पर्टिकुलर डार्क आई ग्लासेज का इस्तेमाल करना है, डार्क आई ग्लासेज का इस्तेमाल करना है ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में जिसमें एक्जोप्थोल्मस की कंडीशन, टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर या ग्रेव्स डिजीज के कारण आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या करना है, डार्क आई ग्लासेज का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्ट सोडियम डाइट, क्या, रेस्ट्रिक्ट सोडियम डाइट, रेस्ट्रिक्ट सोडियम डाइट। सोडियम डाइट अपन ज्यादा नहीं करवाएंगे, क्योंकि सोडियम डाइट अगर करवाएंगे तो एडिमा की कंडीशन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो सोडियम डाइट को क्या कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। बाकी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का आप लोग यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर बात करें प्रेडनिसोन हो गया, प्रेडनिसोन, उसका क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। अगर प्रेडनिसोन का आप यूज करोगे तो उसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, तो वो पर्टिकुलर आप लोग यूज कर सकते हो। अच्छा, तो ये कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ग्रेव्स डिजीज के बारे में मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। एक सीवियर सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, और ये जो ग्रेव्स डिजीज आपको देखने को मिल रही है मोस्ट कॉमन कोज है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। तो हाइपर थायरॉयडिज्म का अगर मोस्ट कॉमन कोज आपको पूछे कोई, तो मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है भाई, ध्यान रखना, दैट इज हाइपर थायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कोज ग्रेव्स डिजीज या टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है क्या इतनी। पहला कोज था 70 में से एक पर्टिकुलरिटी अपन ने पढ़ लिया, दैट इज टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। सेकंड इटियोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं इसके अंदर। सेकंड इटियोलॉजी जो आपको देखने को मिलती है वो होती है टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। क्या होती है, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, ये पॉइंट ध्यान रखना, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर।
अच्छा, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर के अंदर अपन अगर डिस्कस करें तो पॉइंट अपन समझना है इसके अंदर। टॉक्सिक नोडुलर गोइटर के अंदर अगर अपन इसकी बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो नोड्यूल्स बन जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड। किसमें? थायराइड ग्लैंड के अंदर पर्टिकुलर क्या बन जाते हैं? नोड्यूल्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स। और ये जो नोड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सिंगल भी हो सकता है नोड्यूल, सिंगल भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिंगल नोड्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल नोड्यूल्स भी हो सकते हैं। और ये क्या काम कर रहे होंगे, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये पर्टिकुलर T3 T4 का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? T3 T4 का प्रोडक्शन करते हैं ये, T3 और T4 का प्रोडक्शन। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये T3 T4 का प्रोडक्शन इसके अंदर आपको देखने को तो मिल रहा है। ये सिंगुलर नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपलर नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये TSH को स्टिमुलेट नहीं करते। किसको स्टिमुलेट नहीं करते? TSH को स्टिमुलेट नहीं करते। मतलब TSH स्टिमुलेट नहीं होता, डायरेक्ट T3 T4 प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर की अगर बात करें, अगर अपन डिस्कस करें इस ग्रेव्स डिजीज की, तो इसके अंदर पर्टिकुलर अपन डिस्कस कर सकते हैं T3 T4 का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। किसका T3 T4 का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है? इधर पर्टिकुलर अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी एंटी, ये पर्टिकुलर अपने को देखने को मिला। और ये क्या को देखने को मिलता है? ये TSH को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? TSH को स्टिमुलेट करता है। बाकी इसके अंदर T3 T4 का प्रोडक्शन आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। इन दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो इधर TSH का लेवल आप लोगों को एलिवेटेड देखने को नहीं मिलेगा। बोले तो TSH नहीं बढ़ेगा टॉक्सिक नोडुलर गोइटर के अंदर। लेकिन अगर इधर अपन चले, ग्रेव्स डिजीज में चलें, तो पर्टिकुलर ये TSH जो है, TSH का लेवल बढ़ जाएगा। TSH स्टिमुलेट होगा, TSH स्टिमुलेट होगा, वो T3 T4 के लेवल को बढ़ा देगा। ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके बाद जो डिस्कस करें वो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे अपन चलते हैं, दैट इज नोन एज सब एक्यूट, सब एक्यूट, सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस, ग्रेन्युलोमेटस थायरोडाइटिस, सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायरोडाइटिस। ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, ये भी पर्टिकुलर टी से ध्यान रखना। तो ये एक तो एक टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर, एक टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, और नेक्स्ट टी है दैट इज नोन एज थायरोडाइटिस। और थायरोडाइटिस इस बार जो होगा वो सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस, ग्रेन्युलोमेटस थायरोडाइटिस आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसकी अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो ध्यान देना, ये वायरल इन्फेक्शंस के कारण पर्टिकुलर डेवलप होता है। क्या? वायरल इन्फेक्शंस के कारण पर्टिकुलर डेवलप होता है। और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें वायरल इन्फेक्शंस के कारण जो आपको थायराइड ग्लैंड देखने को मिल रही है, उनमें क्या डेवलप होता है? ग्रेन्युलोमा इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या डेवलप होता है? ग्रेन्युलोमा डेवलप होता है। और इस ग्रेन्युलोमा के कारण पर्टिकुलर आपको क्या देखने को मिलेगा? T3 और T4 का प्रोडक्शन एक्सेस में देखने को मिलेगा। हाइपर सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। तो ये थर्ड पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, दैट इज सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायरोडाइटिस। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, दैट इज सिंपली थायरोडाइटिस। क्या ध्यान रख सकते हो? थायरोडाइटिस आप लोग ध्यान रख सकते हो। थायरोडाइटिस, थायरोडाइटिस की कंडीशन के अंदर भी पर्टिकुलर हाइपरथायरोइडिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले तो ध्यान रखना, दैट इज ट्रोमा। क्या ध्यान रखना? ट्रोमा, टी से ध्यान रखना, ट्रोमा टू थायराइड ग्लैंड, ट्रोमा टू थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या डेवलप हो जाए? ट्रोमा हो जाए, थायराइड ग्लैंड में ट्रोमा डेवलप हो जाए, और उस ट्रोमा के रेस्पॉन्स के अंदर, उस ट्रोमा के रेस्पॉन्स के अंदर थायराइड ग्लैंड क्या करे? हाइपर सिक्रीशन करने लग जाए थायराइड हार्मोन्स का, तो उस कंडीशन में भी हाइपरथायरोइडिज्म डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो सिक्स पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज थायराइड एडिनोमा। क्या ध्यान रख सकते हो? थायराइड एडिनोमा, थायराइड एडिनोमा आप लोग ध्यान रख सकते हो नेक्स्ट पर्टिकुलर ईटियोलॉजी में। तो थायराइड एडिनोमा पर्टिकुलर, अगर एडिनोमा की अगर बात करें तो जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड, उनके अंदर ट्यूमर आपको देखने को मिले, और वो पर्टिकुलर ट्यूमर क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो? हाइपरथायरोइडिज्म, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। और नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट पर्टिकुलर ध्यान रखना इसके अंदर, दैट इज थायराइड कैंसर। क्या ध्यान रखना? थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें टी से पर्टिकुलर ट्यूमर आप लोग बोल सकते हो। तो कुछ भी पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल कर लो, आ रही बात समझ में? तो कुछ भी आप लोग इसके अंदर थायराइड कैंसर या ट्यूमर पर्टिकुलर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस ट्यूमर की भी पर्टिकुलर अगर बात करें तो ध्यान रखना, जैसे ट्यूमर ये देखने को मिलता है पिट्यूटरी, एक तो पिट्यूटरी ट्यूमर आप ध्यान रखना, या फिर एक पर्टिकुलर ध्यान रखना ओवरियन। ये दो ट्यूमर मैं आपके सामने बता रहा हूँ, पिट्यूटरी या ओवरियन ट्यूमर, ये पर्टिकुलर। और इनके कारण जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा एक्टोपिक। क्या? एक्टोपिक, एक्टोपिक रिलीज, एक्टोपिक रिलीज। एक्टोपिक रिलीज भी किसका? एक्टोपिक रिलीज ऑफ T3 एंड T4, T3 T4 का एक्टोपिक रिलीज आपको देखने को मिलता है।
तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। कितनी इटियोलॉजी हो गई? 7 इटियोलॉजी अपन ने डिस्कस कर ली। सबसे मोस्ट कॉमन जो होती है उसको ग्रेव्स डिजीज या टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर डिफ्यूज का मतलब होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका मोस्टली जो पार्ट होता है वो क्या रहता है, इन्वॉल्व होता है, और उस डिफ्यूज पार्ट के अंदर से पर्टिकुलर आप लोगों को हाइपर सिक्रीशन देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर टीएसएच जो होता है, टीएसएच वो पर्टिकुलर स्टिमुलेट होता है, उसके कारण T3 T4 प्रोड्यूस होता है। उसकी पर्टिकुलर अपन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखी है कि ग्रेव्स डिजीज में डार्क आई ग्लासेस अपन इस्तेमाल करते हैं, सोडियम डाइट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, स्टीरॉइड्स का अपन इस्तेमाल करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए, और बिहाइंड द आईबॉल फाइब्रोसिस और पेरिऑर्बिटल एडिमा पर्टिकुलर ये आप लोगों को नजर आता है। इस कंडीशन को एक्सोप्थोल्मस के नाम से अपन जानते हैं, दैट इज नोन एज प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल। तो ये सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस करे हैं, ये ईटियोलॉजी अपन ने इसकी डिस्कस कर ली है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की ईटियोलॉजी अपन ने डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलेंगे, वो चलेंगे साइन एंड सिम्टम्स। किसके? साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर अपन चलने वाले हैं। तो ईटियोलॉजी के बाद चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स पर। एंड आई हैव टू रफ द डायग्राम। करें? ओके। कोई मुझे बता सकता है क्या ये ग्रेव्स डिजीज में एज ए कॉम्प्लिकेशन क्या चीज नजर आती है? ग्रेव्स डिजीज में कॉम्प्लिकेशन मैंने अभी अब डिस्कस किया था। कौन सी नर्व का कंप्रेशन देखने को मिलता है? कौन सी? ऑप्टिक नर्व। हाँ, ऑप्टिक नर्व का कंप्रेशन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन इसमें डेवलप होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। करो भाई, स्टार्ट करो। साइन एंड सिम्टम्स पे चलते हैं एक बार। साइन एंड सिम्टम्स, या फिर अपन बोल सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में साइन एंड सिम्टम्स की अगर डिस्कशन करें तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? पहला पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, अपन पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट ध्यान रखना, इसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ जाती है। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर बढ़ गई तो बीएमआर आपको क्या देखने को मिलेगी? बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है इसके अंदर। अच्छा, बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ जाती है तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? पर्टिकुलर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ रही है तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी और एक्सेस में CO2 प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ध्यान रखना, इसके अंदर CO2 का एक्सेसिव प्रोडक्शन देखने को मिलता है। CO2 एक्सेसिव प्रोडक्शन, CO2 का एक्सेसिव प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और CO2 का अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है तो ये CO2 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? हाइपर वेंटिलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? हाइपर वेंटिलेशन के लिए पर्टिकुलर ये रेस्पॉन्सिबल होगी। अरे बात समझिए, CO2 का लेवल बढ़ा हुआ पर्टिकुलर ट्रिपल बी को क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को CO2 क्रॉस कर सकती है। और वहां पर प्रेजेंट कौन से रिसेप्टर? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, उनको क्या कर सकता है? ट्रिगर कर सकता है। उसके कारण हाइपर वेंटिलेशन डेवलप होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, पॉइंट ध्यान रखना। हाइपर वेंटिलेशन क्या हो सकता है? ट्रिगर हो सकता है। और हाइपर वेंटिलेशन के अंदर जो एक्सेस के अंदर जो आप लोगों का CO2 गैस अंदर की तरफ एक्यूमुलेट हो रही है वो क्या होगी? वो बाहर की तरफ एलिमिनेट होगी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। और जैसे बाहर की तरफ एलिमिनेट होगी इस पर्टिकुलर कंडीशन में डिस्निया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ये ध्यान रख सकते हो, डिस्निया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ गई, बीएमआर बढ़ गया। और क्या साइन एंड सिम्टम ध्यान रखना है इसके अंदर? ध्यान रखना, इधर पर्टिकुलर आप लोगों की एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है? एपेटाइट। बोले तो भूख ज्यादा लगती है। क्या? भूख ज्यादा लगती है। तो एपेटाइट इस केस के अंदर क्या देखने को मिलती है? आपको बढ़ी हुई देखने को मिलती है। एपेटाइट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? ध्यान रखना, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, टेकिकार्डिया की कंडीशन, टेकिकार्डिया की कंडीशन के साथ में क्या चीज डेवलप होगी? पाल्पिटेशंस। और पाल्पिटेशंस को अपन ने स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया। पाल्पिटेशंस का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ अबाउट द चेंजेस इन हार्ट रेट। हार्ट रेट में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई पर्सन क्या हो? अवेयर हो, तो उसको पाल्पिटेशंस अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या हो जाएगा इसके अंदर? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर बढ़ रहा है तो इस कंडीशन में स्वेट ग्लैंड्स स्टिमुलेट होंगी। और स्वेट ग्लैंड्स अगर स्टिमुलेट हो रही है तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्सेसिव क्या? एक्सेसिव एक्सेसिव डाइफोरेसिस आपको देखने को मिलेगा। एक्सेसिव स्वेटिंग आप लोग बोल सकते हो, ये देखने को मिलेगा।
और जो एक्सेसिव डाइफोरेसिस देखने को मिल रहा है, तो कैसी स्किन, वार्म स्किन और मॉइस्ट स्किन आपको देखने को मिलेगी, वार्म मॉइस्ट स्किन। ये वार्म पर्टिकुलर क्यों नजर आता है, क्योंकि कैलोरीजेनिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। कौन सा इफेक्ट, कैलोरीजेनिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और कैलोरीजेनिक इफेक्ट की अगर अपन बात करें, तो ये पर्टिकुलर जो थायराइड हार्मोन जो होते हैं, ये ध्यान रखना किसके सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, उसके सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर वो सोडियम पोटेशियम का पंप का सिंथेसिस अगर इंक्रीज हो गया, तो ये ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो बॉडी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी इसके रेस्पॉन्स के अंदर। और इसी दौरान पर्टिकुलर हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हीट अगर रिलीज होगी तो उसको इफेक्ट को अपन कैलोरीजेनिक इफेक्ट के नाम से अपन जानते हैं। और कैलोरीजेनिक इफेक्ट के अंदर बॉडी का टेम्परेचर पर्टिकुलर एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, एलिवेटेड टेम्परेचर। क्या ध्यान रख सकते हो, एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर आपको इस कंडीशन में नजर आएगा। क्लियर बात है क्या, आ रही क्या बात समझ में। तो ये कुछ पॉइंट्स पर्टिकुलर अपन चल रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट, ये जीआई मोटिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो वो पॉइंट उठा लो, जीआई मोटिलिटी इंक्रीज। और जीआई मोटिलिटी को अगर इंक्रीज कर देगा तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। अब पर्टिकुलर अगर एज ए मैनेजमेंट अपन करें तो ध्यान देना, एज ए मैनेजमेंट में पर्टिकुलर डायरिया के प्रिकॉशंस पर्टिकुलर इस्तेमाल कर दो, फ्लूइड मैनेजमेंट वगैरह स्टार्ट कर दो, फ्लूइड मैनेजमेंट स्टार्ट कर दो, एंटी डायरियल ड्रग्स स्टार्ट कर दो, जैसे कि लोप्रामाइड पर्टिकुलर होगी, लोप्रामाइड को क्या कर सकते हो आप, एडमिनिस्टर कर सकते हो। अरे बात समझ, तो ये पॉइंट, डायरिया है तो डायरिया को ठीक करो फ्लूइड मैनेजमेंट वगैरह से। अच्छा, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, क्या, टेम्परेचर को मॉनिटर करो। पहला पॉइंट तो ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग आपकी जरूरी है। नेक्स्ट, टैपिड स्पंजिंग अपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टैपिड स्पंजिंग अपन कर सकते हैं, टैपिड स्पंजिंग। तो टैपिड स्पंजिंग भी पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रखना। टैपिड स्पंजिंग, टैपिड स्पंजिंग का मतलब समझ गए होगे आप लोग, बुखार को उतारने के लिए अपन टैपिड स्पंजिंग करते हैं। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, टेम्परेचर बॉडी का इतना पर्टिकुलर एलिवेटेड आपको देखने को मिलता है कि उसके अंदर हीट इंटॉलरेंस डेवलप होती है। ऐसे पर्टिकुलर पर्सन में क्या डेवलप होती है, हीट इंटॉलरेंस डेवलप होती है, हीट इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस डेवलप होती है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, हीट इंटॉलरेंस इसके अंदर डेवलप हो रही है, तो ध्यान रखना नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे भी पर्टिकुलर बनती है। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्रोवाइड कूल ब्लैंकेट, प्रोवाइड कूल ब्लैंकेट। कूल ब्लैंकेट का क्या करो, इस्तेमाल करो, प्रोवाइड कूल ब्लैंकेट। कोई मुझे ये बता सकता है क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म की जो कंडीशन है, ये मेल में ज्यादा होती है या फीमेल में ज्यादा होती है, कोई बताना चाहेगा क्या, किसमें, फीमेल के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन जो होती है वो फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मेल्स। और एज की भी अगर पर्टिकुलर बात करें तो लगभग लगभग 20 to 40 ईयर्स, 20 to 40 ईयर्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रखना। 20 से 40 साल की महिलाओं के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और खास बात, फैमिली हिस्ट्री भी पर्टिकुलर आपको देखने को मिल सकती है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री भी पर्टिकुलर क्या हो सकता है, कोज हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री कंट्रीब्यूट कर सकती है हाइपर थायरॉयडिज्म के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे, हीट इंटॉलरेंस डेवलप हो रहा है, ये प्रोवाइड कूल ब्लैंकेट वगैरह, ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई आपकी। आ रही बात समझ में। तो वार्म मॉइस्ट स्किन आपको देखने को मिलेगी, मतलब तपता हुआ पर्टिकुलर बॉडी आपको देखने को मिलती है। हाइपर थायरॉयडिज्म में जैसे थायराइड हॉर्मोन्स जैसे थायरोक्सिन हो गया, ये प्रेगनेंसी के अंदर भी पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के केस के अंदर जैसे अपन डिस्कस करें, तो T4 होता है, T4 उसका लेवल एलिवेटेड आपको देखने को मिलता है। तो T4 का एलिवेटेड देखने को मिलता है, इसीलिए प्रेग्नेंट महिला को क्या लगती है, ज्यादा गर्मी लगती है, गर्मी। अरे बात समझ में, क्या लगती है, गर्मी। और उसकी ज्यादा इच्छा किसकी होती है, कूल बेवरेजेस, ठंडी ठंडे पानी की या ठंडी ठंडी कोई पीने की चीजें हो जाए, ये मिल जाए, इसकी क्या रहती है, उस प्रेग्नेंट महिला की इच्छा होती है। तो ये थायराइड हार्मोन से रिलेटेड हाइपर थायरॉयडिज्म वाला जो पर्सन होगा या हाइपर थायरॉयडिज्म वाली जो महिला होगी, उसके अंदर भी सेम कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या, डिमांड फॉर कोल्ड वाटर, डिमांड फॉर कोल्ड वाटर के लिए क्या करेगी, डिमांड करेगी, महिला जो होगी कोल्ड वाटर के लिए डिमांड करेगी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसमें। क्या देखने को मिलते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं। और ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस अगर देखने को मिल रहे हैं, तो और क्या क्या कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल सकती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला पर्टिकुलर पॉइंट है लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो।
अच्छा, लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो का क्या मतलब होता है? लिबिडो कौन बताना चाहेगा? लिबिडो का मतलब क्या होता है बताओ? लिबिडो, लिबिडो है, लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर। क्या? सेक्सुअल डिजायर, सेक्स करने की इच्छा। अरे ये बात समझ में, तो उसमें लॉस हो गया। अरे सर हाइपरथायरॉयडिज्म तो करवाना ही मत, हमारे तो सेक्स की करने की इच्छा खत्म। तो ध्यान रखना, लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर, और सेक्सुअल डिजायर की का लॉस आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अगर कोई महिला है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज डेवलप हो सकती है। क्या डेवलप हो सकती है? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज डेवलप हो सकती हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। और पर्टिकुलर पॉइंट अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो एंजाइटी की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, एंजाइटी की कंडीशन। मूड स्विंग्स की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, मूड स्विंग्स। ठीक है, एंजाइटी के साथ पर्टिकुलर आप लोग क्या लिख सकते हो? एजिटेशन लिख सकते हो। ये पर्टिकुलर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण। क्लियर बात है क्या? अच्छा, और पॉइंट्स अगर अपन डिस्कस करना चाहें इसके अंदर, और क्या क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म में ध्यान देना एक बार। लाइपोलाइसिस जो होता है, लाइपोलाइसिस, वो थायराइड हार्मोन क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है लाइपोलाइसिस। और लाइपोलाइसिस अगर इंक्रीज कर देगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या आपको देखने को मिलेगा, कोई बता सकता है क्या? लाइपोलाइसिस अगर इंक्रीज हो गया तो वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा, वेट लॉस। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस नजर आता है, इंपॉर्टेंट बात है, वेट लॉस आपको देखने को मिलता है। और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है आपकी वेट लॉस के अंदर? पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, मॉनिटर वेट। क्या? मॉनिटर वेट, वेट को क्या करते रहो? मॉनिटर करते रहो, वेट को मॉनिटर करना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म जो होते हैं वो अगर उनकी अगर बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म, तो ये सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हो, डिक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, डिक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जिनमें हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड नॉट बी मोर देन 200 mg पर डीएल, 200 mg पर डीएल से कम हो अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल, तो उसी को नॉर्मल कंसिडर अपन करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, एक पॉइंट और ध्यान रख लेना इसके अंदर, कि जो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो सीरम कैल्शियम लेवल को भी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। सीरम कैल्शियम लेवल को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ओके, करेक्टेड। ये जो पर्टिकुलर होते हैं थायराइड हार्मोन्स, ये सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। सीरम कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो इसके अंदर अपन क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं? इसके अंदर अपन कंसीडर कर सकते हैं, देखो, तो सीरम जो कैल्शियम जो लेवल आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल, चलो आप लोग है ना कमेंट करके बताओ नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है? नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है? ये कमेंट करके बताओ आप कि व्हाट इज द नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। ठीक है क्या? तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स पर्टिकुलर अपन ने इसके अंदर डिस्कस करें। जैसे स्पेसिफिक मतलब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देना, डिस्निया पर्टिकुलर कर देना, डाइफोरेसिस कर देना, वेट लॉस कर देना, ये कुछ पॉइंट्स, ये सारे के सारे जो हैं ये अपन साइन एंड सिम्टम्स के अंदर कंसिडर करते हैं, किसमें? हाइपरथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स में कंसिडर अपन करते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के ऊपर आ जाते हैं। अगेन आई हैव टू रफ द बोर्ड। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पे आ जाते हैं एक बार। सही चल रहा है भाई? चलो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पे आ जाओ। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पे आ जाते हैं एक बार। करें स्टार्ट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पे चलते हैं। तो पहला पर्टिकुलर पॉइंट तो ध्यान रखना इसके अंदर, क्या क्या? दैट इज हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो पहला पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रख सकते हो, दैट इज हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री करवा सकते हो कलेक्ट, क्या करवा सकते हो? हिस्ट्री कलेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, मतलब पूरी फैमिली हिस्ट्री वगैरह आप लोग ले सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, स्किन वगैरह का कलर देखने को मिले कैसा, हेयर्स वगैरह, ये सारे पॉइंट आप लोग इसमें डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन अपन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें तो इसके अंदर अपन क्या क्या करवा सकते हैं, ध्यान रखना। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में
एक तो वही पॉइंट सीरम कैल्शियम लेवल जो आप मुझे बताने वाले हो कि सीरम कैल्शियम लेवल वो आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें सीरम कोलेस्ट्रॉल भी आप लोग करवा सकते हो, सीरम कोलेस्ट्रॉल भी करवा लो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, किस पे भाई, टीएसएच करवा लो। क्या करवा लो? टीएसएच करवा लो, सीरम टीएसएच करवा लो, सीरम टीएसएच करवा लो। नेक्स्ट अगर बात करें सीरम T3 करवा लो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें सीरम T4 करवा लो। तो ये सारे के सारे लेवल आप लोग करवा सकते हो, सीरम टीएसएच करवा लो, सीरम T3 करवा लो, सीरम T4 करवा लो। तो ये अलग अलग पर्टिकुलर आप लोग करवा सकते हो इसके अंदर। अच्छा, अगर अपन हाइपरथायरॉइडिज्म स्टेट की अगर बात करें तो ध्यान देना, ये सीरम टीएसएच लेवल क्या देखने को मिलेगा आपको? एलिवेटेड देखने को मिल सकता है। सीरम T3 T4 ये आपको क्या देखने को मिलेंगे? एलिवेटेड देखने को मिलेंगे। आ रही बात समझ में? और सीरम टीएसएच लेवल अगर एलिवेटेड आपको देखने को मिल रहा है तो ध्यान रखना, मोस्टली जो पिट्यूटरी ट्यूमर होते हैं ना, पिट्यूटरी ट्यूमर, उन पिट्यूटरी ट्यूमर के अंदर सीरम टीएसएच का लेवल एलिवेटेड देखने को मिलता है, सीरम टीएसएच का लेवल पिट्यूटरी ट्यूमर में। और अगर नेक्स्ट अगर बात करें पिट्यूटरी ट्यूमर में सीरम टीएसएच का लेवल एलिवेटेड है तो ये पर्टिकुलर टीएसएच क्या करेगा? ये टीएसएच T3 और T4 के प्रोडक्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, नॉर्मल लेवल के ऊपर अगर चले तो सीरम टीएसएच का जो नॉर्मल लेवल आपको देखने को मिलता है दैट इज, पहले सीरम टीएसएच का नॉर्मल वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज 0.3 टू 5 म्यू इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो इसका जो सीरम टीएसएच का लेवल जो देखने को मिलता है दैट इज 0.3 टू 5 म्यू इंटरनेशनल यूनिट, अच्छा करेक्टेड, 5 पर एमएल, ये पॉइंट ध्यान रखना, 0.3 टू 5 म्यू इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, ये तो सीरम टीएसएच का नॉर्मल वैल्यू हो गया। नेक्स्ट सीरम T3 का लेवल जो आपको देखने को मिलता है दैट इज 2.3 टू 4.2 पिकोग्राम पर डीएल, पीजी पर डीएल। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। और सीरम T4 लेवल, इसकी अगर अपन बात करें तो सीरम T4 लेवल भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, दैट इज अराउंड 0.89, दैट इज अराउंड 0.89 टू दैट इज 1.76 नैनोग्राम एनजी। यहाँ पे देखना ये पिकोग्राम है और यहाँ पर क्या है? एनजी है, एनजी पर डीएल। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ध्यान देना इसके अंदर सीरम टीएसएच का लेवल दैट इज 0.3 टू 5 म्यू इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, ये तो टीएसएच का लेवल हो गया। T3 2.3 से 4.2 पीजी पिकोग्राम पर डीएल। और इसकी अगर बात करें सीरम T4 का तो 0.89 से 1.76 नैनोग्राम पर डीएल। ये आप लोगों को किसका लेवल ध्यान रखना है? दैट इज नॉर्मल लेवल्स, ये ध्यान रख सकते हो आप नॉर्मल लेवल से। सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम कैल्शियम आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, थायराइड स्कैन क्या करवा सकते हो? नेक्स्ट ब्लड इन्वेस्टिगेशन ही थायराइड स्कैन। थायराइड स्कैन इधर लिख रहा हूं, थायराइड स्कैन करवा लो, थायराइड स्कैन। अच्छा, थायराइड स्कैन की अगर अपन पॉइंट डिस्कस करें थायराइड स्कैन की, तो ध्यान रखना पॉइंट थायराइड स्कैन में कि थायराइड स्कैन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। थायराइड स्कैन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में थायराइड स्कैन क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अच्छा, नेक्स्ट विशेष बात अगर करें तो थायराइड स्कैन पर्टिकुलर करवाते हैं उससे पहले पर्टिकुलर पर्सन को एनपीओ पे रखते हैं, एनपीओ मिडनाइट से एनपीओ पे रखते हैं। थायराइड स्कैन करवाने वाले हैं तो पर्टिकुलर मिडनाइट से, बोले तो 11-12 बजे से अपन करने वाले हैं और फिर सुबह क्या कर सकते हैं, अगले दिन अपन टेस्ट कर सकते हैं थायराइड स्कैन। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मिड एनपीओ पे रखते हैं। अच्छा, थायराइड स्कैन किस लिए अपन करते हैं तो ध्यान रखना, टू डिटेक्ट कैंसर या ट्यूमर वगैरह हो गया, ग्रेनुलोमा वगैरह हो गया, इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? थायराइड स्कैन अपन कर सकते हैं। थायराइड स्कैन से भी पहले पर्टिकुलर अगर अपन चलें तो थायराइड स्कैन के लिए प्री में मतलब थायराइड स्कैन से पहले अपन आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एज ए कॉन्ट्रास्ट आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्नीटियम का भी इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी पर्टिकुलर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, आयोडीन कर लो, टेक्नीटियम कर लो। ये जो है टेक्नीटियम, इसको तो अपन आईवी रूट से अपन एडमिनिस्टर करते हैं। कौन सी रूट से? आईवी रूट से अपन एडमिनिस्टर करते हैं। और ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, कब करते हैं? 30 मिनट बिफोर द स्कैन से 30 मिनट पहले पर्टिकुलर क्या करते हैं अपन? इसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो थायराइड स्कैन करवा सकते हैं, लेकिन थायराइड स्कैन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी।
ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलें तो स्टार्टिंग के अंदर अपन ने एक एंटीबॉडी पढ़ी थी, दैट इज नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी या थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, उसका लेवल पर्टिकुलर आप लोग पता लगा सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, इसका आप लोग क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन जो है, इसका क्या लगा सकते हो, पता लगा सकते हो कि इसका नॉर्मल लेवल डिटेक्ट कर सकते हो। अगर इसका लेवल पर्टिकुलर बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप ग्रेव्स डिजीज वगैरह ये क्या कर सकते हो, सस्पेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ग्रेव्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर थायरॉइडिज्म। ये एंड दे विल आस्क व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज द हाइपर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, ग्रेव्स डिजीज, तो ये पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नाउ वी विल अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। हम हाइपरथायरॉइडिज्म के मैनेजमेंट की तरफ अपन चल रहे हैं, बढ़े आगे। ओके, आई हैव टू अगेन रफ द बोट एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरथायरॉइडिज्म। Okay, now listen carefully. Management. Come to the management. मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो अपन पहले तो किससे स्टार्ट करते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं अपन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यू हैव टू लर्न कि इसके अंदर हाइपरथायरॉइडिज्म में थायराइड हार्मोन्स का लेवल ज्यादा है। क्या है, थायराइड हार्मोन्स का लेवल ज्यादा। तो उस थायराइड हार्मोन्स के लेवल को कम करने के लिए, थायराइड हार्मोन्स के लेवल को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, एंटी थायराइड मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करेंगे। एंटी थायराइड मेडिकेशन, एंटी थायराइड मेडिकेशंस अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। और एंटी थायराइड मेडिकेशंस की अगर बात करें, एंटी थायराइड मेडिकेशंस की, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, एंटी थायराइड मेडिकेशंस में पॉइंट अपन कंसीडर करते हैं। पहली पर्टिकुलर ड्रग जो अपने को याद रखनी है दैट इज नोन एज पीटीयू, दैट इज नोन एज पीटीयू। पीटीयू की अगर बात करें तो ध्यान रखना प्रोपाइल थायोयूरेसिल। क्या नाम याद रख सकते हो, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल ये पर्टिकुलर एक ड्रग होगी, ये अपन एडमिनिस्टर करते हैं, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। और ये प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है ये 3 to 4 वीक्स, कितना, 3 से 4 हफ्ते तक पर्टिकुलर अपन एडमिनिस्टर करते हैं। और फिर जो एक्शन इसका होता है वो यूथ्राइड मतलब यू का मतलब होता है नॉर्मल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू, यू का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल पर्टिकुलर थायराइड हार्मोन्स कर देगा। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल्स पर्टिकुलर एंटी थायराइड मेडिकेशन में अपन पढ़ते हैं, ये क्या कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर ड्रग की अगर बात करें तो ध्यान रखना, नेक्स्ट ड्रग मैं बता रहा हूँ दैट इज नोन एज मैथीमेजोल। नेक्स्ट ड्रग की अगर बात करें तो मैथीमेजोल पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ, मैथीमेजोल अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैथीमेजोल अगर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, मैथीमेजोल अगर ये अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए पर्टिकुलर इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। क्या साइड इफेक्ट होता है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। क्या साइड इफेक्ट होता है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। और ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस विद ल्यूकोपीनिया आपको देखने को मिलता है। किसके साथ, ल्यूकोपीनिया, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस विद ल्यूकोपीनिया आपको देखने को मिलता है। और साथ के अंदर इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी आपको नजर आता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मतलब साइड इफेक्ट पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है, किसका, मैथीमेजोल का। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो मैथीमेजोल वगैरह आप दे रहे हो तो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब होता है ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, ग्रेनुलोसाइट का काउंट कम हो जाना, उसके लिए क्या कर सकते हो, आप मॉनिटर कर सकते हो। तो मैथीमेजोल पर्टिकुलर आप दे रहे हो तो। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर पॉइंट पे चलें तो आयोडीन सॉल्यूशंस का भी अपन इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। अच्छा, आयोडीन सॉल्यूशन की जैसे अगर बात करें तो एक सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा ल्यूगोल सॉल्यूशन, ल्यूगोल सॉल्यूशन का आप लोग इस्तेमाल करते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये ल्यूगोल सॉल्यूशन अगर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 वीक्स। 2 हफ्ते से ज्यादा पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, 2 हफ्ते से ज्यादा पर्टिकुलर इस्तेमाल अपन नहीं कर सकते। नॉट यूज्ड मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज्यादा अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा अगर इस्तेमाल कर दोगे, मतलब इंक्रीज 2 वीक, अगर 2 वीक से ज्यादा पर्टिकुलर आप इस्तेमाल कर दोगे,
ध्यान रखना, रिस्क ऑफ आयोडीजम बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी भी किसकी, आयोडीन सॉल्यूशन की, तो रिस्क ऑफ आयोडीजम का, आयोडीजम आपको देखने को मिलता है, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ आयोडीजम, आयोडीजम का मतलब होता है इंक्रीज आयोडीन टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी आयोडीन की अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना भाई, वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्या देखने को मिल सकती है आयोडीजम के अंदर, वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल पेन आपको नजर आ सकता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो मेटेलिक एंड ब्रेसी टेस्ट, क्या, मेटेलिक एंड ब्रेसी टेस्ट, मेटेलिक एंड ब्रेसी टेस्ट, ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर और अपन इसके अंदर डिस्कस करना चाहें तो गम स्वेलिंग, क्या, गम स्वेलिंग, गम स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, ये सारे के सारे पॉइंट अपन कंसीडर इसके अंदर कर सकते हैं। सोर गम्स, सोर गम्स, ये कंडीशंस आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं अपन एक बार, ये आयोडीजम के अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने से पहले अगर आयोडीन सॉल्यूशन अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कैरी, कैरी सोडियम थायोसल्फेट, कैरी सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट को पास में रखो, किसको पास में रखो, सोडियम थायोसल्फेट को, ये आयोडीजम का एंटीडोट रहेगा, आयोडीन टॉक्सिसिटी जो डेवलप होगी इसका जो एंटीडोट रहेगा वो क्या रहेगा, सोडियम थायोसल्फेट रहेगा, तो इसको क्या रख सकते हो आप, पास में रख सकते हो। ये भी पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर आप लोग ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ में? अच्छा, आयोडीन सॉल्यूशन पर्टिकुलर क्या कार्यक्रम करते हैं, एक बार सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। एक तरफ मैं बना रहा हूँ ब्लड सर्कुलेशन, ये बना रहा हूं मैं ब्लड सर्कुलेशन, और दूसरी तरफ मैं बना रहा हूं, इधर पर्टिकुलर बनाई मैंने फोलिकुलर सेल्स, कौन सी सेल बनाई, फोलिकुलर सेल बनाई। अच्छा, ये होगा क्या इसमें, अगर आयोडीन सॉल्यूशन आप एडमिनिस्टर करते हो, क्या चीज, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, तो आयोडीन सॉल्यूशन अगर एडमिनिस्टर करोगे तो जो आयोडीन सॉल्यूशंस जो है वो किधर ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा देखने को मिलेंगे, और ये फोलिकुलर सेल्स आपको देखने को मिलती है। इस फोलिकुलर सेल्स पर एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, एक सिंपोर्ट टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, और ये जो होता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट के नाम से जानते हैं, सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट के नाम से। और पर्टिकुलर ये एटीपी को कंज्यूम करता है, और एटीपी को कंज्यूम कर पर्टिकुलर ये कार्यक्रम करता है, इसमें आयोडाइड आयन जो होता है, आयोडाइड आयन उसको क्या करता है, अंदर की तरफ फोलिकुलर सेल के अंदर लेके जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्या करता है, जो आई माइनस जो आपको देखने को मिलता है उस आई माइनस की क्या करता है, ट्रैपिंग करता है, और आई माइनस जो अंदर की तरफ गया है वो कहीं ना कहीं आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा होगा, और पर्टिकुलर वापस पर्टिकुलर इधर पूरा मैकेनिज्म चलता है। ये पूरा मैंने डिटेल डिस्कशन कर दिया उसके अंदर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस वाले लेक्चर में। तो T3 और T4 का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, ये नॉर्मल होता है। अब सुनना, आयोडीन की कंसंट्रेशन पर्टिकुलर अपन ने इस तरफ बढ़ा दी, किस तरफ, ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ा दी, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बोले तो सोडियम आई माइनस सिंपोर्ट जो होता है, जो एटीपी को कंज्यूम कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और अगर ये फेल हो गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अंदर की तरफ पर्टिकुलर आप लोगों को आयोडाइड आयन देखने को नहीं मिलेंगे, और नहीं देखने को मिलेंगे तो T3 T4 का प्रोडक्शन बाहर की तरफ वापस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन फेल हो गया। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अगर फेल हो गया तो ये आई माइनस अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, भाई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए क्या, एक तरफ कंसंट्रेशन इधर इधर से यो मूव करवाना है तो कंसंट्रेशन इधर कम चाहिए, लेकिन इधर कंसंट्रेशन अपन ने बढ़ा दी तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, फेल हो गया। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अगर फेल हो गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जाएगा नहीं तो T3 T4 का लेवल कम हो जाएगा। इस प्रकार का इफेक्ट, इस प्रकार का इफेक्ट जिसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन इधर बढ़ाई तो T3 T4 का लेवल बढ़ा नहीं रहा, इस पर्टिकुलर टाइप के इफेक्ट को अपन वोफ चाइकोफ इफेक्ट के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वोफ चाइकोफ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि वोफ चाइकोफ इफेक्ट क्या होता है, तो ध्यान रखना, आयोडीन की कंसंट्रेशन को एक तरफ बढ़ा दिया है, इधर ब्लड सर्कुलेशन की तरफ, ये बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है, और T3 T4 के लेवल को क्या कर रही है, एंटागोनाइज कर रही है। एंटागोनाइज का मतलब अपोज कर रही है, कहने का मतलब एंटी थायराइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सुनना भाई ध्यानपूर्वक, एंटी थायराइड इफेक्ट दैट इज सीन ड्यू टू आयोडीन एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी थायराइड इफेक्ट दैट इज सीन ड्यू टू आयोडीन एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज वॉफ चाइकोफ इफेक्ट। इसको अपन वॉफ चाइकोफ इफेक्ट के नाम से जानते हैं।
तो ये पर्टिकुलर आयोडीन सॉल्यूशंस वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ में ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, ये आयोडीजम ध्यान रखना। और जब भी अपन करें तो 2 वीक से ज्यादा नहीं करना, आयोडीजम की रिस्क ज्यादा रहती है। और जब भी आयोडीन सॉल्यूशन इस्तेमाल करो तो सोडियम थायोसल्फेट हमेशा पास में रखना, ये एंटीडोट होता है इसका। क्लियर बात है क्या इतनी? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर बात करें, इधर ध्यान देना एक बार, ये एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपन ने लिख रखा है। अगर पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे एक ग्रेनुलोसाइटोसिस है तो ग्रेनुलोसाइटोपिनिया नजर आ रहा होगा, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को सोर थ्रोट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? सोर थ्रोट डेवलप होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, ब्लीडिंग टेंडेंसीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग होती है उसी के अंदर। फीवर देखने को मिलता है अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर सोर थ्रोट फीवर हो गया, चिल्स हो गया, अगर ये ऐसी कुछ कंडीशन आपको उस पर्टिकुलर पर्सन में देखने को मिलती है तो तुरंत प्रभाव से नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नोटिफाई द डॉक्टर। किसको नोटिफाई करो? डॉक्टर को नोटिफाई करो, नोटिफाई द डॉक्टर। क्यों करो? क्योंकि इस मेथिमेजोल का साइड इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या? ए ग्रेनुलोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, गले के अंदर सोर थ्रोट वगैरह डेवलप हो गया, बुखार वगैरह आ गया, इसका मतलब डब्ल्यूबीसी का काउंट कम आपको तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है, तो इन्फेक्शन के रिस्क पे पर्टिकुलर वो रहेगा, तो डॉक्टर को क्या कर दो? नोटिफाई कर दो। ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो आयोडीन सॉल्यूशन अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में स्पेशल बातें अपने डिस्कस कर दी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अपन चलें तो ध्यान रखना एक बार, एक ड्रग मैं बता रहा हूं दैट इज नोन एज पोटेशियम आयोडाइड। कौन सी ड्रग बता रहा हूं? दैट इज नोन एज पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, ये पर्टिकुलर पोटेशियम आयोडाइड ड्रग जो है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, कौन सी ड्रग? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड ड्रग जो आपको देखने को मिलती है, ये तो थायराइड ग्लैंड जो है उसकी तरफ जो पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है, क्या? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल आपको जो थायराइड ग्लैंड की तरफ देखने को मिल रही है, तो उधर पर्टिकुलर जो ब्लड वेसल्स है उनको श्रिंक कर देती है। तो ये पोटेशियम आयोडाइड रेस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज ऑफ थायराइड ग्लैंड, श्रिंकेज ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के श्रिंकेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, श्रिंकेज ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड श्रिंक पर्टिकुलर हो गई, और ध्यान रखना ये पोटेशियम आयोडाइड ये ब्लड वेसल पे कैसे काम करती है? डिक्रीज वेस्कुलरिटी, वेस्कुलरिटी को कम कर देगी। वेस्कुलरिटी को कम कर देगी मतलब जो ब्लड फ्लो देखने को मिल रहा है उधर कम हो जाएगा, और उसके कारण क्या देखने को मिलेगी? थायराइड ग्लैंड श्रिंक कर जाएगी। अच्छा, ये जरूरी क्यों है श्रिंकेज ऑफ थायराइड ग्लैंड? क्योंकि अपन क्या करने वाले हैं? थायराइड सर्जरी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? थायराइड सर्जरी। तो थायराइड सर्जरी अगर अपन करेंगे, थायराइड सर्जरी, तो उसमें पहले थायराइड ग्लैंड को क्या कर लेंगे? अपन श्रिंक करवा लेंगे। तो ये पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल कर लो 2 हफ्ते तक लगभग, और थायराइड ग्लैंड को क्या करवा लो? श्रिंक करवा लो। फिर तो रिमूवल जो होगा वो क्या होगा? इजी होगा। तो श्रिंकेज ऑफ थायराइड ग्लैंड पर्टिकुलर आप करवाओ, किसकी मदद से? पोटेशियम आयोडाइड की मदद से। लगभग कितने हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं? 2 वीक्स तक अपन इस्तेमाल करते हैं। कितने हफ्ते तक? 2 वीक्स तक अपन इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये वेस्कुलरिटी को कम कर देती है, श्रिंकेज हो जाता है, और अब पर्टिकुलर आप लोग क्या करवा सकते हो? थायराइडेक्टोमी करवा सकते हो। तो थायराइडेक्टोमी आप लोग करवा सकते हो इस कंडीशन में। क्लियर बात है क्या? तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ये कुछ ड्रग्स मैंने डिस्कस करी है इसके अंदर। कई बार पर्टिकुलर पर्सन जो होता है वो ड्रग्स से मैनेज नहीं होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट ड्रग से मैनेज नहीं होता है। तो सीवियर केस अगर आप लोगों को देखने को मिलता है तो सीवियर केस के अंदर अपन क्या करते हैं? सर्जिकल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। कौन सी अप्रोच? सर्जिकल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। बोले तो सर्जिकल मैनेजमेंट अपन करते हैं ऐसी केस में। और सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या अपन करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट सुनना भाई। एक पहला पॉइंट अपन करते हैं सब टोटल थायराइडेक्टोमी। क्या करते हैं? सब टोटल थायराइडेक्टोमी। सब टोटल थायराइडेक्टोमी अपन करते हैं, सब टोटल थायराइडेक्टोमी। दूसरी विशेष बात है टोटल थायराइडेक्टोमी भी अपन करते हैं। क्या करते हैं? टोटल थायराइड एक्टोमी भी अपन करते हैं। एक तो हो गया सब टोटल थायराइडेक्टोमी, एक हो गया टोटल थायराइडेक्टोमी। सब टोटल का मतलब होता है कोई पार्ट था थायराइड ग्लैंड का, उसको क्या कर लिया अपन ने? सर्जिकली रिमूव कर दिया। और टोटल थायराइडेक्टोमी का मतलब होता है पूरी थायराइड ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म का केस अगर T3 T4 का लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिल रहा है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया है, तो उस कंडीशन में अपन थायराइडेक्टोमी अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो एक पॉइंट और ध्यान रखना, ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरी। क्या ध्यान रख सकते हो? ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरी, ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरी। अच्छा, ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरी का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन ग्रेव्स डिजीज के कारण, एक्सोप्थोल्मस के कारण।
तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सबसाइड करने के लिए ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरी कर सकते हैं। ये आई बॉल में जो पर्टिकुलर फाइब्रोटिक टिश्यूज वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हुई है, उसको क्या कर सकते हो आप, डीकम्प्रेस कर सकते हो। तो ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरी भी आप इसके अंदर परफॉर्म करवा सकते हो। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। क्लियर बात है क्या? अच्छा, थायरॉइडेक्टोमी अगर पर्टिकुलर आप लोग करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे थायरॉइडेक्टोमी अपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थायरॉइडेक्टोमी। थायरॉइडेक्टोमी का मतलब होता है दैट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल। तो थायरॉइडेक्टोमी अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन में करी जा रही है तो पोस्ट थायरॉइडेक्टोमी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पोस्ट थायरॉइडेक्टोमी, मतलब सर्जरी कर दी तो क्या क्या करना है अपने को। पर्टिकुलर पॉइंट एक तो ध्यान रखना, मेंटेन सेमी फाउलर पोजिशन। कौन सी पोजिशन? मेंटेन सेमी फाउलर पोजिशन। सेमी फाउलर पोजिशन में पर्टिकुलर पर्सन को रखना है, तो सेमी फाउलर पोजिशन में रखना है। नेक्स्ट विशेष अगर बात करें तो इमरजेंसी ट्रैक्योस्टोमी किट आपके पास में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इमरजेंसी ट्रैक्योस्टोमी किट आपके पास में होनी चाहिए, इमरजेंसी ट्रैक्योस्टोमी किट। और ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पोस्ट प्रोसीजर के अंदर, किसमें? पोस्ट प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर किसका? थायरॉइडेक्टोमी का। तो पोस्ट प्रोसीजर में ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है और उस ब्लीडिंग के कारण एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इस ब्लीडिंग के कारण क्या हो सकता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्लीडिंग के कारण आपको देखने को मिलता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमेशा इमरजेंसी ट्रैक्योस्टोमी किट आपके पास में होनी चाहिए। तो थायरॉइडेक्टोमी अपन कर रहे हैं, सेमीफाउलर पोजीशन अपने को मेंटेन करनी है, इमरजेंसी ट्रैक्योस्टोमी किट पर्टिकुलर अपने को पास में रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ में? और थायरॉइडेक्टोमी अगर अपन कर रहे हैं तो एक स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस के लिए अपन मॉनिटर करेंगे, दैट इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। किसके लिए? हाइपोकैल्सीमिया के लिए पर्टिकुलर अपने को मॉनिटर करना है, हाइपोकैल्सीमिया के लिए। हाइपोकैल्सीमिया के लिए क्यों करना है? ध्यानपूर्वक बात सुनना। अगर थायराइड ग्लैंड को अपन रिमूव कर रहे हैं तो उस थायराइड ग्लैंड में आपको पैराथायराइड ग्लैंड भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स होते हैं उधर क्या देखने को मिलती है आपको? पैराथायराइड ग्लैंड। अब अगर थायराइड का रिमूवल कर दोगे तो पैराथायराइड ग्लैंड भी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। ये भी पॉइंट अपने को पता है। और पैराथायराइड ग्लैंड अगर रिमूव हो गई तो उस कंडीशन में जो पीटीएच हार्मोन है उसका सिक्रीशन नहीं होगा। पीटीएच हार्मोन क्या करता है? हाइपरकैल्सीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब पीटीएच अगर सिक्रीट नहीं हो रहा तो कैल्शियम लेवल रेगुलेट नहीं रहेगा, उस कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आ सकती है, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया के लिए दो पर्टिकुलर साइन अपन ने पढ़े। कौन कौन से साइन होते हैं? एक तो होता है ट्रोजियो साइन। क्या? एक होता है ट्रोजियो साइन, और एक होता है चोस्टेक साइन। चोस्टेक साइन, चोस्टेक साइन। इन दोनों साइन ये हाइपोकैल्सीमिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और हाइपोकैल्सीमिया में आपको नजर आती है टिटेनी। क्या नजर आती है? टिटेनी। तो 3 पॉइंट हाइपोकैल्सीमिया में ध्यान रखना। टिटेनी नजर आती है, ट्रोजी साइन देखने को मिलता है और चोस्टेक साइन देखने को मिलता है। ये ट्रोजो साइन क्या होता है? देखो अपन ने बीपी कफ को इधर बांध दिया, किसको? बीपी कफ को बांध दिया और उसको इन्फ्लेट किया। तो जैसे ही मतलब उसको इन्फ्लेट करोगे, भरेगी इसके अंदर हवा, तो पर्टिकुलर जैसे कंप्रेशन होगा तो उस कंडीशन में कार्पोपेडल स्पाज्म आपको नजर आता है। क्या? कार्पोपेडल स्पाज्म आपको नजर आता है। तो हाइपोकैल्सीमिया का ही पर्टिकुलर साइन होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें चोविस्टेक साइन का क्या मतलब होता है? चोविस्टेक साइन का ध्यानपूर्वक बात सुनना। अगर अपन मसल ट्विचिंग करें, क्या करें? मसल ट्विचिंग, फेशियल मसल की ट्विचिंग करें, तो मतलब जब ऐसे ऐसे करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो फेशियल मसल ट्विचिंग आपको देखने को मिलेगी, तो उसको चोविस्टेक साइन बोलते हैं। क्या? ऐसे ऐसे करा तो उसमें कंडीशन में क्या देखने को मिला? दैट इज फेशियल मसल ट्विचिंग आपको देखने को मिली। अच्छा, पोस्ट थायरॉइडेक्टोमी में हाइपोकैल्सीमिया के लिए मॉनिटर करा। एक चीज और आप इसके अंदर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर? कि थायरॉइडेक्टोमी के बाद लेरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। क्या डैमेज हो सकती है? लेरिंजियल नर्व। लेरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। और लेरिंजियल नर्व डैमेज अगर देखने को मिल जाए तो उसमें किस किस चीज के लिए मॉनिटर करना है? ध्यान रखना। एक पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज नोन एज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया के लिए मॉनिटर करो, मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नेक्स्ट पर्टिकुलर की बात करें डिस्फोनिया, स्पीच इंपेयरमेंट के लिए पर्टिकुलर आप लोग मॉनिटर कर सकते हो। तो डिस्फेजिया के लिए पर्टिकुलर डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नेक्स्ट अगर बात करें डिस्फोनिया के लिए आप लोग मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट हाई पिच साउंड आपको सुनाई दे सकती है। कैसी साउंड? हाई पिच साउंड सुनाई आपको दे सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले इसके अंदर, तो स्ट्राइडर आप लोगों को सुनाई दे सकता है। स्ट्राइडर, तो ये एबनॉर्मल सी साउंड आपको सुनाई देती है। तो अगर ये आप लोगों को सुनाई दे रही है, स्ट्राइडर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आप लोगों को सुनाई देता है ना। जैसे अगर अपन बात करें जो खराटे वाली जो आवाज होती है ना, खराटे वाली आवाज, वो स्ट्राइडर पर्टिकुलर होती है, तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर।
लेरिंजियल नर्व डैमेज आप लोगों को हो सकती है थायरॉइडेक्टोमी के लिए, तो इसको मॉनिटर करना है। कैसे मॉनिटर करोगे? डिस्पेजिया, डिस्फोनिया, हाई पिच साउंड, स्ट्राइडर वगैरह ऐसी कुछ कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई कर देना है। और तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई इसलिए करना है क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर लेरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, तो तुरंत क्या कर सकते हैं अपन? एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, कुछ और स्पेसिफिक अगर बातें करें इस कंडीशन में, तो अपन कैसे डाइट क्या रखेंगे, पेशेंट की डाइट क्या रखेंगे एज ए मैनेजमेंट। डाइट भी बहुत जरूरी है, तो डाइट क्या रखेंगे, ध्यान रखना है इसके अंदर डाइट, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो इसके अंदर डाइट जो आप लोग पर्सन की रखने वाले हो, वो रखने वाले हो हाई कैलोरी डाइट। क्या रखने वाले हो? हाई कैलोरी डाइट पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पर्सन में रखते हो हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट या कार्बोहाइड्रेट डाइट, इसको क्या कर दो? कार्बोहाइड्रेट डाइट, साथ में प्रोटीन डाइट, इसको क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर अपने को पर्सन को देना है, हाई कैलोरी डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिक रेट है वो पर्टिकुलर बढ़ी हुई है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है पर्सन में ज्यादा है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें, फाइबर डाइट देंगे क्या? फाइबर डाइट, फाइबर डाइट, फाइबर डाइट नहीं देनी है, अवॉइड फाइबर डाइट, अवॉइड फाइबर डाइट। फाइबर डाइट अपने को नहीं देनी है, क्यों? क्योंकि डायरिया का केस पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यू हैव टू अवॉइड फाइबर डाइट। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक इरिटेंट्स को रिमूव अवॉइड करो, अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, गैस्ट्रिक इरिटेंट्स को अवॉइड करो। और जैसे कि पर्टिकुलर अगर बात करें टी, टी कॉफी, टी कॉफी एंड कोला, इनको क्या कर सकते हो आप? अवॉइड कर सकते हो। तो गैस्ट्रिक इरिटेंट्स जो होते हैं उनको क्या कर सकते हो आप? अवॉइड कर सकते हो, जैसे टी, कॉफी, कोला। ये पर्टिकुलर पॉइंट भी इसके अंदर आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? ये वॉक चाइकोफ इफेक्ट पर्टिकुलर ध्यान रखना इसके अंदर। पोटेशियम आयोडाइड वेस्कुलरिटी को कम कर देती है, श्रिंकेज कर देती है, थायरॉइडेक्टोमी से पहले पर्टिकुलर अपन देते हैं। जैसे थायरॉइडेक्टोमी अपन ने शेड्यूल करी, मतलब आज जैसे हो गई कोई XYZ डेट, मान लो 1 तारीख हो गई, ठीक है, तो अगर अपने को 15 तारीख को करनी है सर्जरी थायरॉइडेक्टोमी, तो उससे मतलब 2 हफ्ते पहले क्या कर देते हैं? पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल अपन स्टार्ट कर देते हैं, और उससे क्या हो जाएगा? श्रिंकेज आपको थायराइड ग्लैंड का देखने को मिलेगा। ये पीटीयू हो गई, मेथिमेजोल हो गई, ये पॉइंट पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी एंटी थायराइड मेडिकेशन जो आपको देखने को मिल रही हैं, इनका डिटेल्ड डिस्कशन है, ये साइड इफेक्ट वगैरह क्या होते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये डिटेल डिस्कशन के लिए पर्टिकुलर एंटी थायराइड मेडिकेशंस जो हैं वो फार्माकोलॉजिकल सेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी? अपलोड हो जाएगी, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आप वहां से पढ़ सकते हो। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक थायराइड क्राइसिस, तो उस थायराइड क्राइसिस को पर्टिकुलर अपन कंप्लीट कर देते हैं। एक बार चलते हैं इसके ऊपर, थायराइड क्राइसिस को एक बार अपन कंप्लीट कर देते हैं। इस कंडीशन में थायराइड क्राइसिस क्या होता है, बढ़े एक बार आगे, क्योंकि थायराइड क्राइसिस, थायराइड स्टॉर्म, ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, चलो एक बार सुनना। कौन सी कंडीशन है? थायराइड क्राइसिस। थायराइड क्राइसिस के ऊपर चलो एक बार। थायराइड क्राइसिस, थायराइड क्राइसिस की अगर बात करें, इसको थायराइड स्टॉर्म नाम से भी अपन जानते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? एक्सेसिव, क्या? एक्सेसिव हाइपर सिक्रीशन देखने को मिलता है, एक्सेसिव हाइपर सिक्रीशन, एक्सेसिव हाइपर सिक्रीशन ऑफ T3 T4, T3 T4 का आपको एक्सेसिव हाइपर सिक्रीशन देखने को मिलता है, या अपन बोल सकते हैं अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप होता है। और इस कंडीशन में अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप हो रहा है, तो वही पर्टिकुलर आप लोगों को साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि ये अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड क्राइसिस जो है डेवलप क्यों हो जाता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, मैनिपुलेशन, क्यों? कोज क्या है इसके? कोज, तो कोज है मैनिपुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, मैनिपुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, मैनिपुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के टाइम पर इस थायराइड ग्लैंड का मैनिपुलेशन अगर कर दिया अपन ने, मतलब इसमें कुछ चेंज अपन ने कर दिया, तो उसके अंदर पर्टिकुलर ये डेवलप हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, स्ट्रेसफुल कंडीशन अराइज हुई, स्ट्रेस के कारण हो सकता है, अगर हो सकता है इन्फेक्शन कुछ डेवलप हुआ, इन्फेक्शन उसके कारण पर्टिकुलर हो सकता है। तो थायराइड ग्लैंड का मैनिपुलेशन हो गया, स्ट्रेस की कंडीशन हो गई, इन्फेक्शन की कंडीशन हो गई, इसके कारण ये डेवलप हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स में वो ये आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम? हार्ट रेट जो होगी वो हार्ट रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर बात करें, पाल्पिटेशन क्या हो जाएंगे? आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, पाल्पिटेशन बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में?
नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर तो और पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, जो वेट होगा, वेट लॉस की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन। नेक्स्ट अगर बात करें डिस्निया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। और अपन डिस्कस करें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। एनवीडी, ये नॉर्मल, ये क्योंकि डायरिया पर्टिकुलर आप लोगों को जीआई मोटिलिटी बढ़ जाती है, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। तो ये थायराइड क्राइसिस पर्टिकुलर आप लोगों को ध्यान में रख सकते हो। इस पॉइंट को अपन यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। और मूड से रिलेटेड भी आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो एजिटेशन वगैरह, कोमा में जा सकता है पर्सन, डिलेरियम जैसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। थायराइड क्राइसिस में ये देखने को मिलती है। पर ध्यान रखना, एक इमरजेंसी सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। थायराइड क्राइसिस क्या है? इमरजेंसी सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपको देखने को मिलती है, जो कि मैनिपुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जरी, स्ट्रेस, इन्फेक्शन कारण देखने को मिलती है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म के जो साइन एंड सिम्टम्स है, कोई पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स अपन ने डिस्कस करे हैं। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।